सुप्रभात, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं प्रीति सिंह। आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। आइए शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों के साथ। आईएनएक्स मीडिया मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम को सीबीआई ने किया गिरफ्तार। दिल्ली की जोरबाग स्थित आवास से हुई गिरफ्तारी। सीबीआई मुख्यालय में बिताई रात। विशेष सीबीआई अदालत में पेशी आज। फ्रांस समेत 3 देशों की यात्रा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज होंगे रवाना। फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ रक्षा, परमाणु ऊर्जा, समुद्री सहयोग के अलावा आतंकवाद समेत कई अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। बहरीन और संयुक्त अरब अमीरात का भी करेंगे दौरा। लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया की सफल यात्रा के बाद उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू लौटे स्वदेश। यात्रा से बाल्टिक देशों के साथ भारत के संबंधों को मिली मजबूती। स्वदेश रवाना होने से पहले एस्टोनिया में भारतीय समुदाय को किया संबोधित। कहा, राष्ट्र निर्माण में सहयोग बढ़ाने का मौका। जम्मू कश्मीर में अस्पताल, बैंक और स्कूल सुचारू तरीके से कर रहे हैं काम। ज्यादातर इलाकों में प्रतिबंधों में ढील। राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने लिया सुरक्षा हालात का जायजा। सुरक्षा एजेंसियों को सतर्कता बरतने के निर्देश। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में भारत और वेस्टइंडीज आज से अपने अभियान की करेंगे शुरुआत। 2 टेस्ट मैचों की सीरीज के पहले मुकाबले में आज से एंटीगुआ में आमने सामने होंगी दोनों टीमें। T20 और वनडे सीरीज में जीत के बाद टीम इंडिया के हौसले बुलंद। आईएनएक्स मीडिया मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम को सीबीआई ने बुधवार रात गिरफ्तार कर लिया। एजेंसी के अधिकारियों ने ये जानकारी दी। पी चिदंबरम को आज विशेष सीबीआई अदालत में पेश किया जाएगा। बुधवार रात एजेंसी के अधिकारी पूर्व वित्त मंत्री को उनके आवास से सीबीआई मुख्यालय ले गए। इससे पहले चिदंबरम कांग्रेस मुख्यालय में मीडिया को संबोधित करने के बाद अपने आवास पर पहुंचे थे। सीबीआई के करीब 30 अधिकारियों की टीम दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के साथ जोरबाग से चिदंबरम के आवास पर पहुंची। कुछ देर मुख्य दरवाजा खटखटाने के बाद अधिकारियों ने परिसर की दीवार फांदकर घर में प्रवेश किया। प्रवर्तन निदेशालय की एक टीम भी वहां पहुंची। बाद में सीबीआई अधिकारियों ने पी चिदंबरम को उनके आवास से गिरफ्तार किया। इससे पहले चिदंबरम बुधवार रात अचानक कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे थे, जहां उन्होंने मीडिया को संबोधित किया। उन्होंने दावा किया कि वो कानून से भाग नहीं रहे हैं और उनके खिलाफ लगाए गए आरोप झूठे हैं। इस दौरान उनके साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल, कपिल सिब्बल, सलमान खुर्शीद और अभिषेक मनु सिंघवी भी मौजूद थे। I have not been accused of any offense, nor has anyone else, including any member of my family, been accused of any offense. In fact, there is no charge sheet filed by either the CBI or the ED before a competent court. इससे पहले इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट से अग्रिम जमानत की याचिका खारिज होने के बाद पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट से भी फौरी राहत नहीं मिल पाई। जस्टिस एनवी रमन्ना की पीठ ने केस के बिना लिस्टिंग हुए सुनवाई से इनकार कर दिया। उधर सीबीआई और ईडी ने आईएनएक्स मीडिया मामले में कल पी चिदंबरम के खिलाफ ताजा लुकआउट सर्कुलर जारी किया था। रविंद्र सिंह शोरान से ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए। रविंद्र, आप पहले अगर बताएं कि किस तरह से गिरफ्तारी का जो पूरा घटनाक्रम रहा वो किस तरह से रहा रात में। देखिए, कल क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में इस याचिका को लगाया गया था कि जो प्रोटेक्शन अरेस्ट से है, जो कि हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट पहले खारिज कर चुका है, वही प्रोटेक्शन पी चिदंबरम को दोबारा से दी जाए। सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका लगाई गई थी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि ये मामला जो सामान्य लिस्टिंग होता है उससे अलग तरीके से सुनवाई के लिए मेंशन किया गया था, तो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस रमन्ना ने इस पर सुनवाई करने से इनकार करते हुए कहा कि जो सामान्य प्रक्रिया है उसको जो चिदंबरम है उनको फॉलो करना चाहिए और उसके लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बेंच में ये मामला जाएगा। चीफ जस्टिस ने जब इस मामले पर सुनवाई करने से इनकार किया और कहा कि आप सामान्य तरीके से आइए और फ्राइडे
को आपके इस मामले पर सुनवाई होगी। हालांकि जब ये अब गिरफ्तारी जब हो चुकी है रात को पी चिदम्बरम के उनके निवास से, उसके बाद वो जो पिटीशन थी सुप्रीम कोर्ट में वो इनफ्रैक्चुअस हो गई है, अब उसकी कोई अहमियत नहीं बची। अब मामला आ गया आज का, जब उनको पिछले करीब 10-12 घंटे से सीबीआई की हिरासत में है पी चिदम्बरम, उनके खिलाफ जो भी मामले हैं उन पर सीबीआई अभी उनसे इन्वेस्टिगेशन इंटेरोगेशन कर रही है। आज जब उनको जो सीबीआई की विशेष अदालत है उसमें पेश किया जाएगा, तब उनसे इस बारे में तफ्तील से कोर्ट को सीबीआई जानकारी देगी कि अभी तक जो 10-12 घंटे में उनसे पूछताछ की गई है उसमें सीबीआई को उस केस से जुड़े हुए जो मामले थे उसमें क्या अहम जानकारियां हासिल हुई, जो आने वाले वक्त में जब ये ट्रायल चलेगी तो उस ट्रायल में इस केस को न्याय की दिशा में ले जाने में अहम हिस्सेदारी उन पूछताछ के बिंदुओं की रहेगी। जहां तक मामला उनके कोर्ट में पेश करने का है तो सामान्य तौर पर जो कोर्ट में पेशी होती है वो 2 बजे का वक्त मुकर्रर किया जाता है। हाँ। लेकिन न्याय के लिए अगर कोर्ट और प्रोसिक्यूटर्स की अगर कोर्ट का आदेश हो तो उसको जो आरोपी है उसको जरूरत के हिसाब से पहले भी पेश किया जा सकता है। तो अभी तक अगर हम लोग मान के चलें कि 2 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया है, जो कि सामान्य प्रक्रिया है किसी भी आरोपी को सीबीआई की कोर्ट में या कोई दूसरे कोर्ट में पेश करने की, तो अभी तक क्या उनसे हासिल हुआ है हम लोग इसका इंतजार कर रहे हैं। ये सीबीआई के जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होंगे वो कोर्ट को इस बात की जानकारी देंगे, और क्योंकि बड़ा हाई प्रोफाइल मामला है, लंबे अरसे से चल रहा है, दिल्ली हाई कोर्ट से करीब 1 साल से उनको गिरफ्तारी से बचने की राहत जो है वो मिली हुई थी। में अपनी याचिका में सुनवाई के दौरान सीबीआई ने बार बार ये कहा है कि जो पी चिदम्बरम हैं उनसे यथा जरूरी सहयोग उनको नहीं मिल पा रहा है, जिस वजह से इन्वेस्टिगेशंस आगे नहीं बढ़ पा रही हैं, और उसके लिए जरूरी है कि इनको अरेस्ट किया जाए, अरेस्ट की प्रोटेक्शन जो है वो खत्म की जाए। और दिल्ली हाई कोर्ट ने भी अपने आदेश में ये बात साफ कही थी कि अभी तक हम लोगों ने करीब 1 बरस से प्रोटेक्शन ऑफ अरेस्ट जो है चिदम्बरम को दिया हुआ है, लेकिन अब उसको हटा दिया जा रहा है। हटा दिया जा रहा है का मतलब है कि अब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और सीबीआई वो दोनों के पास अख्तियार है। पेशी होगी बिल्कुल गिरफ्तारी के बाद, अब आज विशेष सीबीआई अदालत में पेशी होगी और देखेंगे कि आगे मामला किस तरह से बढ़ता है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए। जिस मामले में गिरफ्तारी हुई है पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम की, वो मामला क्या है? दरअसल ये पूरा मामला आईएनएक्स मीडिया को विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड से गैर कानूनी तौर पर मंजूरी दिलवाने से जुड़ा है। इसमें आईएनएक्स ने 305 करोड़ रुपए का विदेशी निवेश हासिल किया था। इस केस में गड़बड़ी की आज कार्ति चिदम्बरम के जरिए तत्कालीन वित्त मंत्री पी चिदम्बरम तक पहुंची और 15 मई 2017 को सीबीआई ने विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड की मंजूरी में अनियमितताओं के चलते पहली एफआईआर दर्ज की थी। आईएनएक्स मीडिया केस में पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम और उनके बेटे कार्ति चिदम्बरम सवालों के घेरे में हैं। आइए जानते हैं कि आईएनएक्स मीडिया मामले में अब तक क्या क्या हुआ। 15 मई 2017 सीबीआई ने पी चिदम्बरम के खिलाफ ये आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज की कि विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड एफआईपीबी से फंड ट्रांसफर करने में अनियमितता बरती गई। साल 2007 में आईएनएक्स मीडिया को विदेश से 305 करोड़ का फंड मिला था। उस वक्त पी चिदम्बरम वित्त मंत्री थे और आरोप है कि उनके बेटे कार्ति चिदम्बरम ने इस लेन देन में उनकी मदद ली थी। 16 जून 2017 गृह मंत्रालय ने कार्ति चिदम्बरम के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया। 10 अगस्त 2017 मद्रास हाईकोर्ट ने कार्ति चिदम्बरम और 4 और लोगों के खिलाफ जारी लुकआउट नोटिस पर रोक लगा दी। 14 अगस्त 2017 सुप्रीम कोर्ट ने लुकआउट नोटिस पर मद्रास हाईकोर्ट की रोक को खारिज कर दिया। 18 अगस्त 2017 सुप्रीम कोर्ट ने कार्ति चिदम्बरम को 23 अगस्त तक सीबीआई के सामने पेश होने को कहा। 22 सितंबर 2017 सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि कार्ति चिदम्बरम को विदेश जाने से रोक दिया गया है क्योंकि उन्हें शक है कि वो वहां अपने बैंक खातों को बंद कर सबूतों को मिटा सकते हैं। 9 अक्टूबर 2017
कार्ति चिदम्बरम ने सुप्रीम कोर्ट से ब्रिटेन जाने की अनुमति मांगी। उन्होंने कहा कि वो वहां अपनी बेटी के कॉलेज में एडमिशन के सिलसिले में जाना चाहते हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ये भी कहा कि वो वहां किसी बैंक में नहीं जाएंगे। इस बीच उनके पिता पी चिदम्बरम ने आरोप लगाया कि बीजेपी उनके बेटे के खिलाफ राजनीतिक भावनाओं से कार्रवाई कर रही है। 20 नवंबर 2017 सुप्रीम कोर्ट ने कार्ति चिदम्बरम को ब्रिटेन जाने की अनुमति दे दी। 8 दिसंबर 2017 एयरसेल मैक्सिस डील में सीबीआई द्वारा जारी समन के खिलाफ कार्ति चिदम्बरम सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। 16 फरवरी 2018 कार्ति चिदम्बरम के चार्टर्ड अकाउंटेंट एस भास्कर रमन को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया। 28 फरवरी 2018 विदेश से लौटते ही कार्ति चिदम्बरम को सीबीआई ने चेन्नई में गिरफ्तार कर लिया और उन्हें दिल्ली लाया गया। 23 मार्च 2018 23 दिन जेल में बिताने के बाद कार्ति चिदम्बरम को जमानत मिल गई। 25 जुलाई 2018 हाईकोर्ट ने पी चिदम्बरम को गिरफ्तारी से बचने के लिए अंतरिम राहत दे दी। 11 अक्टूबर 2018 ईडी ने कार्ति चिदम्बरम की 54 करोड़ की संपत्ति अटैच कर दी। उनकी ये प्रॉपर्टी भारत, ब्रिटेन और स्पेन में थी। ये कार्रवाई आईएनएक्स मीडिया में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में की गई। 11 जुलाई 2019 इंद्राणी मुखर्जी इस केस में सरकारी गवाह बन गईं। 20 अगस्त 2019 दिल्ली हाई कोर्ट ने पी चिदम्बरम की जमानत याचिका खारिज कर दी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कुछ और खबरों का रुख करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों फ्रांस, बहरीन और संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा पर आज रवाना होंगे। यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले फ्रांस जाएंगे, जहां वो फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों के साथ शिखर वार्ता करेंगे। फ्रांस के साथ शिखर वार्ता का मुख्य एजेंडा दोनों देशों के बीच रक्षा संबंधों को मजबूत करना है। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच व्यापार, निवेश, रक्षा, समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद से निपटने और असैन्य परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 23 अगस्त को फ्रांस के प्रधानमंत्री के साथ बातचीत करने का भी कार्यक्रम है और इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन भी जाएंगे और इसके बाद बहरीन से प्रधानमंत्री दोबारा फ्रांस के बेरिट शहर जाएंगे, जहां प्रधानमंत्री G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को G7 शिखर सम्मेलन के लिए खास तौर पर आमंत्रित किया है और फ्रांस के साथ शिखर वार्ता को काफी अहम माना जा रहा है। खास बात यह है कि इन तीनों ही देशों ने कश्मीर मामले पर भारत के रुख का समर्थन किया है। फ्रांस के यूरोप और विदेशी मामलों के मंत्री ज़ायुस ले ड्रियन ने कश्मीर को द्विपक्षीय मामला बताया है। The discussions are expected to broadly focus on reaffirming France and India as the key strategic and like-minded partners, strengthening of defense partnership, including future defense acquisitions, progress on setting up of Jaitapur nuclear power project, convergent strategic and political priorities in the Indo-Pacific and related operational needs, strengthening bilateral engagement in the key areas of strategic cooperation, defense, space, civil nuclear, counterterrorism and maritime security. और हमारे विदेश मामलों के संपादक अखिलेश सुमन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अखिलेश, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे की बात करें तो फ्रांस के साथ शिखर वार्ता, G7 में खास तौर पर आमंत्रित किया जाना, बहरीन की यात्रा और इन सब के बीच अगर देखें तो इस यात्रा के दौरान ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएई का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ जायद भी ग्रहण करेंगे। इन सब पहलुओं को मिलाकर देखें तो कितना अहम ये दौरा रहने वाला है? देखिए, अगर इन सब को आप इसके बाद देखें कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 की वापसी के बाद जो अंतर्राष्ट्रीय स्थिति बनी है, उस अंतर्राष्ट्रीय स्थिति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहें कि दुनिया के 7 सबसे धनी देशों से मिलेंगे और उसके अलावा वे यूएई और बहरीन के राष्ट्राध्यक्षों और सरकारों के प्रमुख से भी मुलाकात करेंगे। तो एक तरह से कहें कि यह एक बहुत बड़ा आउटरीच प्रोग्राम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जिसमें कि वे खाड़ी देशों के प्रमुख देशों से भी मिल रहे हैं, 2 प्रमुख देशों से, और उसके बाद दुनिया के जो सबसे रणनीतिक रूप से अहम देश हैं उन लोगों से भी मिल रहे हैं।
तो बहुत अहम है। और खास करके इसलिए भी अहम हो जाता है कि फ्रांस जो पिछले करीब 5-7 सालों में एक बहुत ही घनिष्ठ सहयोगी बनकर उभरा है, P5 का मेंबर है। और अभी हाल में जो P5 में चर्चा हुई जम्मू कश्मीर के मामले पे, उस चर्चा में फ्रांस की एक अहम भूमिका थी और फ्रांस ने भारत का समर्थन किया, साथ दिया। तो उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को G7 में आमंत्रित करना, खास मेहमान के रूप में आमंत्रित करना, और G7 के पहले एकमात्र भारत ऐसा देश है जिसके साथ फ्रांस अभी शिखर वार्ता कर रहा है G7 के पहले। तो बहुत ही अहम बात है और दोनों देश काफी नजदीक से सहयोग बढ़ाने की बातें कर रहे हैं। रक्षा संबंध हमारी धुरी है निश्चित तौर पे संबंधों की, लेकिन उसके अलावा अन्य कई क्षेत्र हैं जिसमें कि सहयोग बढ़ रही है, लगातार बढ़ रहा है। और खास करके अगर मैं चर्चा करूं तो स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में फ्रांस और भारत के बीच में काफी बड़े समझौते भी हस्ताक्षरित होने की संभावना है इस यात्रा के बीच में। और जिस तरीके से आपने बताया कि UAE में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार मिलेगा, तो एक तरह से कहें कि मुस्लिम देशों में भी जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आवभगत की जा रही है, OIC में जिस तरीके से पिछली बार विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को बुलाया गया था, तो इससे निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि भारत की जो विदेश नीति है, भारत की विदेश नीति कम से कम अंतर्राष्ट्रीय जो एक हमारा एजेंडा है कि टेररिज्म के खिलाफ माहौल बनाना, और उसके अलावा एक ऐसे आर्थिक संबंध कई मजबूत देशों के साथ स्थापित करना। बिल्कुल, और उसमें सही दिशा में आगे कदम बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश सुमन आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, उस जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए। वहीं उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू 3 बाल्टिक देश लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया के सफल दौरे के बाद आज स्वदेश लौट आए हैं। बाल्टिक देशों के साथ भारत के जुड़ाव को मजबूत करने के लिहाज से उपराष्ट्रपति का यह दौरा काफी अहम रहा। बाल्टिक देशों की यात्रा के पहले चरण में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू सबसे पहले लिथुआनिया पहुंचे। उपराष्ट्रपति ने आशीष नेतृत्व के साथ मुलाकात करके द्विपक्षीय मसले पर बातचीत की। प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद भारत और लिथुआनिया के बीच कृषि और सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम 2019-21 से जुड़े 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। उपराष्ट्रपति ने भारत और लिथुआनिया के बीच राजनयिक और कूटनीतिक संबंधों को मजबूत करने पर जोर भी दिया। यात्रा के दूसरे चरण के तहत उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू सोमवार को लातविया पहुंचे। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि भारत और लातविया आतंकवाद और समुद्री डकैती के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में एक साथ खड़े हैं। लातविया में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने भारत लातविया बिजनेस फोरम को साथ ही इस मौके पर दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए एसोचैम, भारतीय उद्योग परिसंघ और लातविया के चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के बीच समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर भी किए गए। लातविया में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने भी भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की। इसके बाद 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू एस्टोनिया पहुंचे। दोनों पक्षों ने व्यापार और वाणिज्य, खासकर IT, ई-गवर्नेंस, साइबर सुरक्षा, नवप्रवर्तन और शिक्षा में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने पर सहमति जताई। भारत ने एस्टोनियाई सरकार को आगामी भारत यूरोप बिजनेस फोरम में सक्रियता से भाग लेने के लिए भी आमंत्रित किया। दोनों देशों के शीर्ष नेताओं के बीच ग्लोबल वार्मिंग समेत पर्यावरण की चुनौतियों को लेकर भी चर्चा हुई। 2 एग्रीमेंट जो इनके साथ में हुए, उसमें पहला एग्रीमेंट जो हुआ वो तो साइबर सिक्योरिटी के बारे में था, और दूसरा जो एग्रीमेंट हमारा हुआ वो एग्रीमेंट ई-गवर्नेंस का एग्रीमेंट था। तो इसके कारण बहुत सारा हमारा आदान प्रदान जो हो जाएगा इनके साथ में, तो उसमें हमारा जो काम चल रहा, खास करके हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी है, उनका डिजिटल इंडिया एक बहुत बड़ा एम्बिशियस मिशन है। उसमें हमने करीब अभी तक 1.25 लाख विलेजेस जो है हमारे जो गांव है वहाँ तक हमारा फाइबर ऑप्टिक पहुँचा, और अगले साल में हम करीब 2.5 लाख गांव तक हम पहुँचेंगे, तो उसमें भी हमारा बहुत अच्छा काम हो जाएगा। और 3 देशों की सफल यात्रा से लौटने से पहले उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने एस्टोनिया में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत और एस्टोनिया के बीच कई क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाएं हैं। उपराष्ट्रपति ने एस्टोनिया के विकास में भारतीय समुदाय के लोगों के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने भारतीय लोगों से भारत में निवेश की अपील की। I am very happy to know that Indian community in Estonia has done well and having integrated with Estonia society and culture,
while preserving their roots. My advice to all the Indians who are working here, keep in touch with your roots. Whoever comes to abroad, other countries, my advice to them, including youngsters, is go. No problem in going, because we also have enough population nowadays. Go, learn, earn, and return. At the end of the day, you have to come back to your motherland to serve your country. इससे पहले उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कल भारत एस्टोनिया बिजनेस फोरम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच कारोबारी संबंधों के विस्तार की काफी संभावना है। भारत एस्टोनिया बिजनेस फोरम की बैठक को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने तेजी से बढ़ती भारतीय अर्थव्यवस्था का जिक्र किया और निवेश की अपील की। उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत का 40 करोड़ से अधिक का बढ़ता हुआ मध्य वर्ग और एक स्थिर लोकतांत्रिक सरकार के फैसलों से भारत कारोबारियों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया है। India has been growing over 7% for several years. The forecast for the future is equally optimistic. India is likely to grow to a $5 trillion economy by 2025. India's labor force is expected to touch 160 to 170 million by 2020. Based on this rate of population growth, increased labor force participation, higher education enrollment, among other factors, according to a study by ASSOCHAM and Thought Arbitrage Research Institute. India is expected to achieve upper middle class income status on the back of digitization, globalization, favorable demographies and reforms. उपराष्ट्रपति ने कहा कि पर्यावरण की बढ़ती हुई चुनौतियों के समाधान के साथ साथ समावेशी और सतत विकास के लिए भी भारत प्रतिबद्ध है। इस दिशा में भारत ने 2022 तक 175 गीगावाट अक्षय ऊर्जा के उत्पादन का लक्ष्य रखा है, जिसमें 100 गीगावाट सौर ऊर्जा भी शामिल है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच कारोबारी संबंधों के विस्तार की काफी संभावनाएं हैं। India offers one of the largest investment opportunities in the renewable space. The government of India allows 100% FDI under the automatic route for projects for renewable power generation and distribution. Our growing large middle class of over 400 million and a vibrant business ecosystem fostered under a stable democratic governance system and make India an attractive destination for international trade and business. Our sustained efforts to create a business-friendly environment have led to a spectacular jump of 65 places in the World Bank of Ease of Doing Business Index in the last 4 years. India has become an IT superpower in the recent decades with more than 53% of our GDP coming from the service sector. उपराष्ट्रपति ने एस्टोनियाई सरकार को भारत में नवंबर में होने वाले इंडिया यूरोप 29 बिजनेस फोरम में भाग लेने के लिए आमंत्रित भी किया। 20 और 21 नवंबर को प्रस्तावित ये आयोजन भारत और यूरोप के 29 देशों के बीच सहयोग को मजबूत करने का काम करेगा। उपराष्ट्रपति ने कहा कि एस्टोनियाई नेतृत्व के साथ उनकी बातचीत दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग को एक नई गहराई और गति प्रदान करेगी। उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत एस्टोनिया के बीच राजनयिक संबंधों के स्थापित होने के बाद दोनों देशों के बीच आर्थिक जुड़ाव बढ़कर 172 मिलियन अमेरिकी डॉलर प्रतिवर्ष तक पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और मेक इन इंडिया जैसे कार्यक्रमों में भारतीय और एस्टोनियाई कंपनियों के बीच साझेदारी के लिए अपार अवसर हैं। एस्टोनिया से राजकमल राव, राज्यसभा टीवी। भारत ने नेपाल सरकार को विभिन्न ढांचागत परियोजनाओं के लिए नेपाल सरकार को 233 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई। इनमें 2015 में आए विशाल भूकंप में बर्बाद हुई सड़कें और घरों का पुनर्निर्माण शामिल है। ये फैसला नेपाल भारत संयुक्त आयोग की 5वीं बैठक के दौरान लिया गया। इस बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी शिरकत की। भारत और नेपाल के बीच रिश्तों को मजबूत करने के लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर 2 दिन की नेपाल यात्रा पर हैं। बातचीत के मुद्दों में दोनों देशों के बीच यातायात, आर्थिक सहयोग, व्यापार, पनबिजली और जल संसाधन सहित रणनीतिक मुद्दे शामिल रहे। इससे पहले नेपाल दौरे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली से भी मुलाकात की। भारत और रूस ने एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का सम्मान और किसी तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप नहीं करने की नीति के प्रति अपना समर्थन दोहराया है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और रूस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार
निकोलाई पत्रुशेव ने कल मॉस्को में क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत की और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में सहयोग की पुष्टि की। विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि भारत और रूस में दोनों देशों की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के बीच द्विपक्षीय सहयोग के बारे में भी चर्चा की गई। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डोभाल और रूस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पत्रुशेव ने अगले महीने के शुरुआत में व्लादिवोस्तक में पूर्वी आर्थिक मंच की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे की तैयारियों की समीक्षा की। अजीत डोभाल ने रूस की अंतरिक्ष एजेंसी रॉसकॉस्मॉस के निदेशक से मुलाकात की और भारत के गगनयान कार्यक्रम में सहयोग के बारे में भी चर्चा की। जम्मू कश्मीर में हालात तेजी से सामान्य हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर में प्राथमिक स्कूलों के बाद कल घाटी में मिडिल स्कूल भी खोल दिए गए। सप्ताह के आखिर तक प्राथमिक और मिडिल स्कूलों की दैनिक गतिविधियां और वादी के हालात की समीक्षा के बाद दूसरे सभी स्कूलों को भी खोला जाएगा। श्रीनगर में प्राइवेट स्कूलों में भी प्राइमरी कक्षाओं की क्लास शुरू हो गई है। जम्मू इलाके में सभी स्कूल सामान्य रूप से चल रहे हैं। वहीं सेंट्रल कश्मीर के डीआईजी वीके बिरडी का कहना है कि घाटी में कानून व्यवस्था पूरी तरह से सामान्य है। सभी इलाकों में छूट को बढ़ा दिया गया है। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने से पहले एहतियात के तौर पर बंद किए गए थे। इस बीच राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने सुरक्षा हालात का जायजा लिया और सुरक्षा एजेंसियों को सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। केंद्रीय गृह सचिव राजीव गौबा को अगला कैबिनेट सचिव नियुक्त किया गया है। उनका कार्यकाल 2 साल का होगा। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने कैबिनेट सचिव के तौर पर राजीव गौबा की नियुक्ति को मंजूरी दी है। इसके अलावा अजय कुमार को नया रक्षा सचिव बनाया गया है। वहीं ब्रिज कुमार अग्रवाल को सचिव लोकपाल नियुक्त किया गया है। सुभाष चंद्र को रक्षा उत्पादन सचिव नियुक्त किया गया है। बात खेलों की करेंगे। वनडे और टी20 फॉर्मेट में दमदार प्रदर्शन करने के बाद टीम इंडिया की नजरें अब टेस्ट सीरीज पर हैं। टीम इंडिया आज से वेस्टइंडीज के खिलाफ 2 मैचों की सीरीज का पहला टेस्ट मैच खेलेगी। इसके साथ ही दोनों टीमें आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप की भी शुरुआत होगी। पहला टेस्ट मैच एंटीगुआ के सर विवियन रिचर्ड स्टेडियम में होगा। भारतीय समय के अनुसार मैच आज शाम 7 बजे से शुरू होगा। टीम इंडिया अगर ये मैच जीतती है तो बतौर कप्तान कोहली की 27वीं टेस्ट जीत होगी और वो महेंद्र सिंह धोनी की बराबरी कर लेंगे। इस मैच में शतक जमाने पर वो बतौर कप्तान 19 टेस्ट शतक के रिकी पॉन्टिंग के रिकॉर्ड की बराबरी भी कर लेंगे। पीवी सिंधु, साइना नेहवाल और किदाम्बी श्रीकांत ने अपने अपने एकल मुकाबले जीतकर विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के अगले दौर के मुकाबले में जगह बना ली है। टूर्नामेंट में आज अहम मुकाबले खेले जाएंगे। पुरुष एकल में एचएस प्रणॉय का मुकाबला जापान के केंतो मोमोता से होगा। वहीं बी साई प्रणीत आज इंडोनेशिया के एंथनी सिनिसुका गिंटिंग से भिड़ेंगे। किदाम्बी श्रीकांत की भिड़ंत थाईलैंड के कांटाफोन वांग चारोएन से होगी। वहीं महिला एकल में पीवी सिंधु और साइना नेहवाल ने शानदार प्रदर्शन जारी रखा। पीवी सिंधु चीनी ताइपे की पा यूपो को 21-14, 21-15 से हराकर अगले दौर में जगह बनाई है। सिंधु का मुकाबला आज अमेरिका की बेईवान जिंग से होगा। साइना ने नीदरलैंड्स की सोराया डेविक को 21-10, 21-11 से मात दी। साइना और डेनमार्क की मिया ब्लैकफेल्ट आज आमने सामने होंगी। वहीं भारतीय पुरुष हॉकी टीम और महिला हॉकी टीम ने ओलंपिक टेस्ट टूर्नामेंट जीत लिया है। भारतीय महिला हॉकी टीम ने अपने शानदार प्रदर्शन को जारी रखते हुए ओलंपिक टेस्ट इवेंट का खिताब जीता। भारतीय टीम ने एक रोमांचक फाइनल मुकाबले में जापान की टीम को 2-1 से हराया। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने न्यूजीलैंड को फाइनल मुकाबले में 5-0 से शिकस्त दी है। और इसी के साथ फिलहाल सुबह 9 बजे की खबरों में मेरे साथ इतना ही। ब्रेक के बाद देखिए ब्रेकफास्ट न्यूज।